शादी के बाद आदमी का बदलना तो लाजमी है, लेकिन वो कैसे बदलता है वो उसके लाइफ पार्टनर पे डिपेंड करता है। जब पहली बार आए थे हमारे घर मुझे देखने, तो बस एक ही बार उनको देख के मुझे लग रहा था मेरे लिए बस यही है मेरे हस्बैंड। आपके सास के साथ रिश्ते इतना अच्छे क्यों थे? आपने क्या ऐसा किया? मांगने से नहीं मिलता, उतना भगवान ने मुझे दिया है। पहले क्या मानते थे, अब क्या मानते हैं? गुणों से जो सुंदर होता है वो सुंदरता ताउम्र बरकरार रहती है। प्यार की डेफिनेशन वक्त के साथ कैसे बदली है? अभी भी हम आ रहे थे गाड़ी में तो गाना चल रहा था, कितना हसीन चेहरा, वो गाना आ रहा था तो मैं भी साथ में गा के एक्शन करके उसको सुना रहा था। रिश्तों के दो जो सबसे मजबूत पिलर है वो एक है रिस्पेक्ट यानी कि आदर, उससे बड़ी कोई मिल्कियत नहीं है। तो जब तक कोई उचित पात्र नहीं मिलता, एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलता है, तब तक अगर आप शादी कर देते हैं तो फिर वो समस्या ना शादी होने से भी गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ लव एंड लाइफ विद नक्षत्र, जहां पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट लव, लाइफ, रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। ये शो का हमारा पर्पस ये है कि हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवा सके जो अपने पर्सनल लाइफ में और रिलेशनशिप में बहुत खुश हैं, जिनको आप शायद जानते नहीं हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक यू बिलीव इन लव अगेन। और आज के इस शो में मेरे बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, बिकॉज आज मैंने मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर मेरे पेरेंट्स को इनवाइट किया है पॉडकास्ट के ऊपर। दे हैव बीन मैरिड फॉर मोर देन 38 ईयर्स नाउ। यस, 38 सालों से वो एक सक्सेसफुल मैरिज मैं कहूँगा एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, और वो सारी सीक्रेट मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ शेयर करें। मेरे फादर जो हैं, ही यूज्ड टू वर्क इन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। वो हेल्थ ऑफिसर रह चुके हैं और पिछले 10 सालों से वो रिटायरमेंट लेकर, उसमें से वर्चुअल रिटायरमेंट लेकर वो आज काम कर रहे हैं एज अ वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और मेरे जो मदर हैं वो एक हाउसवाइफ हैं, और कैसे उन्होंने ये रिलेशनशिप डायनामिक्स को मेंटेन किया है और क्या है जो हम उनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई एम श्योर कि आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सो वेलकम माताश्री एंड पिताश्री, गुड टू हैव यू ऑन द लव एंड लाइफ शो। सबसे पहला सवाल मैं पापा आपसे पूछना चाहूँगा, इतने सारे साल हो चुके हैं आपके मैरिज के, 38 इयर्स ऑफ मैरिज, आपको मैरिज से क्या सीखने को मिला है और क्या आप एज अ ह्यूमन बीइंग चेंज हुए हैं शादी के इतने सालों के बाद? 38 साल हो गए पूरे, 39th ईयर चल रहा है। और इन 39 साल की जर्नी में पहले मैंने सुना था कि मैरिज इन एन इंस्टीट्यूशन, लेकिन इसे महसूस भी किया। और बदलाव की बात करें तो शादी के बाद आदमी का बदलना तो लाजमी है, लेकिन वो कैसे बदलता है वो उसके लाइफ पार्टनर पे डिपेंड करता है। तो मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिला जिसने मेरी लाइफ में जो बोल सकते हैं कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। गुड टू बेटर एंड बेटर टू बेस्ट की जर्नी अभी चल रही है। राइट, सो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने आपको बोला ट्रांसफॉर्म होने के लिए, या आपके अंदर से वो ट्रांसफॉर्मेशन आया? नहीं, उनका कमाल ये है कि वो बोलती नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा करती है कि आप अपने आप आपके अंदर बदलाव महसूस करते हैं। राइट, ऑसम। और मम्मी आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे मैं जानता हूँ कि आप बहुत बोलते नहीं हैं, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि जो आप कैमरा के ऊपर आए हैं। जब आपकी शादी हुई थी, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही सुखी परिवार से थे, मतलब बहुत ही रिच फैमिली था आपका, और आपको बहुत ही प्यार से पाला गया था, बहुत ही अबंडेंस में पाला गया था। लेकिन मैं जानता हूँ कि जब आपकी शादी हुई तब डैड और उनका परिवार उतना ज़्यादा समृद्ध नहीं था। सो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं इस घर में जा रही हूँ तो मैं कैसे एडजस्ट करूँगी, या आपका थॉट पैटर्न क्या था जब आपने उनसे शादी की तब? बस मेरा तो कुछ ऐसा था नहीं, ऐसा थॉट पैटर्न, मतलब बस इंसान अच्छा होना चाहिए, बाकी तो सब अपने आप होता रहता है। वो सुख सुविधा है सब। मैंने जब पहली बार आए थे हमारे घर मुझे देखने, तो बस एक ही बार उनको देख के मुझे लग रहा था मेरे लिए बस यही है मेरे हस्बैंड, मतलब तो ज्यादा कुछ सोचा नहीं मैंने। आपने चेक नहीं किया उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है उस वक्त? तो आई थिंक नहीं, मुझे देख के पता चल गया कि मेरे लिए भी ये बराबर है इंसान बस। राइट, तो फिर आप एडजस्ट कैसे हुए जब आप इतने सुखी परिवार में से थे, वहां पर हो गए? गई, मैं हुई नहीं, मतलब
एडजस्ट हो गई मैं। और वो कैसे हुए? अपने आप हो गई, मैंने सोचा नहीं था ऐसे करो वैसे करो, होता गया एडजस्ट होती गई। और ये लोग इतने अच्छे थे कि मैं एडजस्ट हो पाई वहां जाके। राइट। आपने उनमें ऐसा क्या देखा कि जो आपको लगा कि मुझे इनसे शादी करनी है? नहीं ऐसा तो अच्छा लगा, बस अच्छा फील हुआ, फीलिंग अच्छी हुई देख के वैसे। राइट। और आपने, आई थिंक आपके पापा ने भी आपको सपोर्ट किया था वो डिसीजन में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ आपके ने सपोर्ट किया था कि तो मैंने पूछा था पापा को ये ठीक है मेरे लिए लड़का, तो कि हाँ ठीक है चलो। राइट। आपने जब शादी की तब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? व्हाट वाज योर थॉट बिहाइंड गेटिंग मैरिड? देखिए, मैं सच बताऊँ तो जब मैं स्कूल में पढ़ता तो मैं अपने आप को बहुत हीरो समझता था। तो मैं भी चाहता था कि मेरी भी वाइफ़ ऐसी हो, मतलब जो लुक में बहुत बढ़िया हो। मतलब वो जो एक उम्र का पड़ाव होता है जहाँ पे मतलब आप बहुत ही अनरियलिस्टिक ख़्याल होते हैं आपके। तो मेरे ही भी कुछ ऐसे ही ख़्याल थे। लेकिन जब यह रियलिटी का सामना करते हैं तब आपको पता चलता है कि हकीकत कुछ और ही है। तो मेरी सोच अलग थी, लेकिन कहीं न कहीं क्योंकि मैं पला-बड़ा कुछ ऐसे फ़ैमिली में, मेरी 4 बहनें थी और मैं एक भाई, तो ये हमारा परिवार ऐसा था जहाँ मुझे पता था कि फ़ादर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फीमेल्स के घर में होना ये भी अपने आप में एक ज़िम्मेदारी का एहसास कराता है। तो मुझे एक अच्छी बीवी चाहिए थी, एक खूबसूरत बीवी चाहिए थी, वो तो था ही, लेकिन एक जो कोर मेरा थॉट था वो ये था कि जो भी मेरी वाइफ़ आए वो ऐसी हो, वो मेरे घर में मिक्स हो जाए, मेरे पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करे, क्योंकि मैंने देखा था, मैंने सुना भी था कि भई पेरेंट्स आपके लिए बहुत, क्योंकि मेरे फादर भी ऐसे थे। वो भी अपनी मदर का बहुत ही केयर करते थे। तो ये मेरे अंदर पैसिव लर्निंग था कि पेरेंट्स का लुक आफ्टर करना भी आपके लिए ज़रूरी होता, और मैं बीइंग ओनली अ सन, वो ज़िम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही मेरे अंदर उसका भाव था। तो जब पहली बार मिला मैंने यही कहा कि भई आपको मेरे फैमिली में आना है, तो मेरी ये अपेक्षा है कि मेरी सिस्टर 4 हैं, मेरे माता-पिता हैं, आप उनका अच्छे से देखभाल करें। अपने लिए मेरा कोई एग्ज़ैक्ट कोई डिमांड नहीं था कि ऐसा मेरे लिए खुद करें, लेकिन अगर वो मेरे परिवार में सेट हो जाते हैं, अगर वो अच्छा तालमेल बिठा सकते हैं मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरी बहनों के साथ, तो मेरे लिए वो प्रायोरिटी थी। बाकी चीज़ें क्योंकि वो वैल्यू मेरे अंदर थी, तो प्रायोरिटी में वो था। तो बाकी चीज़ें मतलब वो इतना मायने नहीं रखती थी। राइट। सो जब आपने कहा कि पहले कुछ हमारे माइंड में एक इमेज होती है ना, आजकल के लड़के भी चूज करते हैं पार्टनर को सिर्फ लुक्स के ऊपर। आपने बहुत अच्छी कही कि लुक्स तो होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन लुक्स से ज़्यादा आपने जो बोला कि वैल्यूज़ मैच होनी चाहिए, कि जहाँ पर आपकी वैल्यूज़ मैच हुई, कि उनकी वैल्यूज़ भी मैं जानता हूँ कि फैमिली वैल्यूज़ है, आपकी वैल्यू भी फैमिली है। तो जब वैल्यूज़ मैच होती है तो एक रिलेशनशिप अच्छा होता है। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। और उसमें मेरा एक सवाल है आपसे, जो आपने कहा कि हमारे बचपन में या यंगस्टर्स में कुछ इमेजिनेशन होती है। आपकी डेफिनेशन, प्यार की डेफिनेशन वक्त के साथ कैसे बदली है? नाउ पहले क्या मानते थे, अब क्या मानते हैं? देखिए, वो जो सोच पहले थी, वो है ना, वो अट्रैक्शन के बेस पे होती है, एक परसेप्शन के बेस पे होती है। लेकिन जब आप देखते हैं, अपने आस-पास भी देखते हैं कि लोगों की शादियाँ देखते हैं, तब पता चलता है कि इंसान का खुद का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आउटर लुक है, उसका लाइफ़ बहुत कम होता है। और मैंने एक किताब भी पढ़ी थी, एक नाटक भी देखा था जिसका नाम था गुण सुंदरीनो घर संसार, गुजराती में। ओके, 2 वापस से बोले उसको। गुण सुंदरीनो घर संसार। गुण सुंदरीनो घर संसार, मतलब हिंदी में क्या होगा उसका? मतलब जो गुण से भरा है, गुण गुण अंदर से, जो मतलब सुंदर है वैल्यू उसका से, घर संसार, क्वालिटी से भरा है। ओके। है ना? तो मैं ये बातें सुनता रहता था कि भई एक रूप सुंदरी होता है, एक गुण सुंदरी होता है। ओके। जो रूप से सुंदर है, जो गुण से सुंदर है। तो प्रायोरिटी आपको ये, उस कहानी में मैंने कहीं पढ़ा था कि भई जो गुणों से जो सुंदर होता है, वो सुंदरता ताउम्र बरकरार रहती है। तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस आपका होना चाहिए। और छाया के साथ मेरी शादी के बाद मैंने देखा कि कुछ चीज़ें जो होती हैं इंसान आस-पास से सीखते हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं आप अपने साथ लेके आते हैं। संस्कार बोलते हैं, एक दूसरा वर्ड है संस्कार। संस्कार जो हैं वो आप अपने साथ लेकर आते हैं, पैदा होते हैं, और संस्कार जो हैं वो आपकी अपब्रिंगिंग से और आपके आस-पास के लोगों से आप जो लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये संस्कार उनके इनबिल्ट क्वालिटी है इनकी, जो गुण जो मैं बोलता हूँ, वो इतने ज़्यादा है
कि मैं इसको अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मैं बोलूँगा, क्योंकि लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि आप बहुत तारीफ़ करते हैं। लेकिन अगर ये ब्यूटी कंटेस्ट आपकी होती है, वो ब्यूटी के बेस पे होती है। लेकिन अगर गुणों के बेस पे कोई ब्यूटी कंटेस्ट हो, तो ये बहुत कड़ा मुकाबला दे सकते हैं। राइट, सो कौन से ये दिस इज अ गुड आइडिया कि हम ब्यूटी कॉन्टेस्ट रखते हैं, तो आई थिंक क्वालिटी कॉन्टेस्ट भी होना चाहिए, राइट, नॉट जस्ट ब्यूटी, क्योंकि वही ज़्यादा मायने रखता है। राइट, इनकी पर्सनालिटी, उनके थॉट्स, उनके डेफिनेटली। विचार। और ये भी होता है ना कि जब इंसान के अंदर गुण होते हैं तो वक्त के साथ और खूबसूरत होता है, डेफिनेटली, और ये हुआ निखरता है। बाय द वे, आपकी एज क्या है? मेरी अभी 63। 63 इयर्स, ओके, वेरी यंग। तो मे बी आप सीनियर सिटीजन में आ गए हैं। मैं वो मानता पसंद नहीं हूँ, नहीं मैं करता। हूँ ऑन पेपर, बट आई डोंट बिलीव दैट। और वो आपकी एज कितना, एज डिफरेंस 57 58, या राइट, ठीक है। तो कौन से गुण आपको इनमें पसंद आए, या कब आपको लगा कि वो एक्चुअल प्यार, नॉट जस्ट अट्रैक्शन, बट कब आपको लगा कि यार शी इज द वन और मुझे इनसे प्यार हो गया है? वो आपको कब लगा? कौन से गुण आपको पसंद आए? देखिए, शादी से पहले मेरा एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि जो मेरी वाइफ हो, मेरे परिवार को सँभाले, तो ये मेरी प्राइमरी कंडीशन थी, और वो उन्होंने भरपूर इसको बखूबी निभाया। तो मैं अगर कहूँ तो जब शादी हुई तो प्यार जो है उसका लेवल आप मान सकते हैं 10 या 15%। मतलब वो इतना वो नहीं था, वाओ फीलिंग वाला प्यार नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे इन्होंने अपने कर्म के आधार पर जिस तरह से द वे शी वाज़ बिहेविंग, द वे शी वाज़ डीलिंग विद द सिचुएशन, मतलब आपने जैसे कहा एक अच्छे परिवार से, और उससे भी मैं ज़्यादा कहूँगा कि अहमदाबाद जैसे बड़ी सिटी में रहना, और फिर शादी जो मैं जहाँ रहता था मेहसाना, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का छोटा-सा जिसको हम गाँव बोल सकते हैं, वहाँ पे आकर रहना, और वहाँ पे भी इतने अच्छे से एडजस्ट हो जाना, वहाँ की जो सहूलियत है वो ना होना। मैं बता दूँ आपको, मेरे घर में फ्रिज भी इनकी शादी के बाद ही लाया गया, क्योंकि ठंडा पानी, मतलब वहाँ पे फ्रिज कुछ नहीं, हम इतना तो फैसिलिटी कर सकते हैं। तो उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना, मेरे पेरेंट्स के साथ एक बॉन्डिंग बनाना, उनकी केयर करना, मेरी सिस्टर के साथ इतना बॉन्डिंग बनाना। तो अब एक घर में कितने कितने लोग रहते थे जब वो आए तब? जब वो आए तब मेरी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और 2 की बाकी थी, और आते ही एक सिस्टर की शादी होगी फिर। लेकिन क्योंकि नज़दीक में रहते थे तो बहनों का आना-जाना भी ज़्यादा रहता था, और मैं सो आपके पेरेंट्स थे और साथ में? हाँ, पेरेंट्स साथ में रहे, काफ़ी सालों तक रहे। राइट, तो इन्होंने अपने व्यवहार से, अपने वो जो कहते हैं ना कि प्रेम इनके अंदर इनबिल्ट है, और उसकी वजह से उन्होंने सबका दिल इस तरह से जीता। मतलब मेरी माँ जो है वो ऐसा कहते थे कि दूसरों के आगे जब वो बोलते थे कि भई मेरे बेटे की बहू या मेरी पुत्रवधू इतनी अच्छी है या इतनी तारीफ़ कहते थे, तो लोग बोलते थे क्या शांता बहन दुनिया में किसी और की पुत्रवधू है ही नहीं, सिर्फ़ आपकी है। मतलब दैट व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ हर एक्शंस। मतलब मेरी मदर को भी, मतलब उन्होंने इतना वो जीत लिया था दिल, कि वो उनकी तारीफ़ करते कभी नहीं थकते थे, और वो उनकी ज़िम्मेदारी अभी मैं निभा रहा हूँ। तो आपकी जनरली, तो हमने सुना है कि सास बहू के, तो वो हमने देखा है ना कि सास बहू के जनरली वो म्यूजिक भी एकता कपूर वाला पीछे आता है। तो आपके सास के साथ रिश्ते इतना अच्छे क्यों थे? व्हाट वाज द सीक्रेट? आपने क्या ऐसा किया? मैंने कुछ नहीं किया, मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी। बस उसकी वजह से मैं थोड़ी अच्छी बनना कोशिश करती थी। राइट, तो उन्होंने कभी आपको कुछ फोर्स या ऐसा कुछ? कुछ नहीं, बहुत प्यार से रखते थे मुझे। राइट, नहीं, मेरी सास है, मेरा ध्यान वो रखते थे, मेरी बहू को क्या चाहिए। हाँ, तो आपकी सास आपका ख्याल रखते थे। और जब आप अभी सास बन चुके हैं, आपकी बेटी की भी शादी हो चुकी है, और उनके आई थिंक 7 साल, इसके पहले के शो में हमने उन्हीं को बुलाया था, शिवांगी और जो स्नेह सर हैं। तो वो इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या रहा? अभी आपका इन्वॉल्वमेंट शिवांगी की लाइफ में कितना है? मतलब कितना आप इन्वॉल्व होते हैं उनकी लाइफ में शादी के बाद? इन्वॉल्व नहीं होती मैं उनकी शादी के, क्योंकि मुझे पता है मेरे मम्मी पापा भी मेरी शादी, मेरी फैमिली में कभी इन्वॉल्व नहीं हुए, कभी इंटरफेयर नहीं किया मेरे। आपको फोन नहीं करते थे रात को, बेटा आज क्या हुआ, कुछ झगड़ा हुआ? नहीं, कुछ नहीं करते थे वो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि जो आजकल शायद पेरेंट्स ऐसा करते हैं ना कि वो आउट ऑफ केयर अपनी बेटी को ध्यान रखने के लिए, बेटा कुछ हो मेरे को बता देना, कुछ हो तो मुझे बोल देना। डू यू थिंक वो अच्छा है, या उससे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं जब बेटी शादी करके जब अपने हस्बैंड के घर पे जाते हैं तो? बताता हूँ, क्योंकि ये अपने भाव को इतनी अच्छे तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पा रही है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें जो इनको बताना चाहिए था नहीं बताया, मैं बता देता हूँ।
देखिए मेरी मदर जो है, पहले तो ये बताता हूँ कि जब महाभारत होता था, है ना? तब कर्फ्यू लग जाता 9 बजे। तो मेरी मदर ये एंश्योर करती थी कि छाया को बोलती थी कि 9 बजे से पहले जितना भी काम है वो खत्म कर लेना, और वो मेक श्योर करती थी कि वो अपना हाथ भी बटाती थी कि ताकि 9 बजे हम साथ में बैठ के महाभारत देख सकें। मतलब इसका महाभारत भी ना छूट जाए, यहाँ तक का वो केयर करती थी। दिस वाज़ द लव शी वाज़ हैविंग। और पेरेंट्स की बात करें, इनके पेरेंट्स, तो मैं बहुत फॉर्च्यूनेट हूँ, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि रिश्तों मियाँ-बीवी का झगड़ा ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो इंटरफियरेंस होता है लड़की के पेरेंट्स का, ख़ास करके लड़की के मदर का, वो इतना ज़्यादा, और आजकल तो ये बहुत प्रोमिनेंट हो गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। जबकि इनके मदर-फ़ादर इतनी अच्छी फैसिलिटी में ये छाया का अपब्रिंगिंग हुआ है, और हमारे यहाँ इतनी सहूलियतें कम थी, फिर भी वो कभी इनको फ़ोन करके ऐसा नहीं कुछ भी बोलते थे। जबकि मैंने सुना है, खुद सुना है कि उनकी माँ ख़ास करके ये बोला करती थी कि बेटे शांताबेन और मोहन भाई, जो मेरे फ़ादर का नाम है, और शांताबेन मेरी मदर का है, तो उनका ख़्याल रखना, सच्चे माँ-बाप हैं। तो ये बोलते थे। और अगर कुछ है, एक बार एक किस्सा मैं बताता हूँ, बहुत ज़रूरी है बताना। मेरे मदर को थायरॉइड हुआ था, तो मेरी मदर का जो है वेट काफ़ी लॉस हो गया। तो उन्होंने मुझे एक बार पूछा था कि ये आपकी मम्मी की तबीयत ऐसी हुई है, तो क्या सब कुछ बराबर है ना? मतलब इनडायरेक्टली पूछना चाहा, कहीं छाया की वजह से दोनों की। तो इतने से उनको संतुष्टि नहीं हुई, उन्होंने मेरे बगल में कोई रहता था, उनके घर पे ये गए और बोले, ये शांताबेन और छाया के बीच में कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा? ये उनके मदर की तबीयत ऐसी है। मतलब यहाँ तक वो केयर करते थे, कहीं मेरी बेटे की कोई गलती तो नहीं है। आजकल उल्टा हो गया है कि गलतियाँ दूसरे की निकालते हैं और अपने बेटे की गलती नहीं देखते। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, और मैं इस बारे में मैं मानता हूँ कि मैं बहुत फॉर्च्यूनेट है, और हमारी शादी की सफलता के पीछे इन चीज़ों का भी बहुत बड़ा रोल है। राइट। तो आई थिंक इन लॉज का रोल बहुत ज़्यादा प्ले करता है, क्योंकि अगर अच्छे इन लॉज नहीं हैं तो झगड़े भी होते हैं। मैंने कभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में कहीं सर्वे पर सुना था कि इंडिया में द बिगेस्ट रीजन डिवोर्स का सेकंड है, वो है पैसा। कि पैसों के लेकर कुछ अनबन होती है, कुछ झगड़े हुए, पैसे मैनेज नहीं कर रहे सही तरीके से। नंबर 1 रीजन जो डिवोर्स का है वो है इन लॉज, जो फॉरेन कंट्रीज में नहीं है, क्योंकि हम फैमिली साथ में रहते हैं। सो जो आपने कहा दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, कि अगर इन लॉज, दोनों तरफ के इन लॉज अगर समझ पाए और ज्यादा इन्वॉल्व ना हो सामने वाले की लाइफ में। और ये है ना, एक्चुअली दिस इज अ वेरी इंडियन थिंग कि हम कई समय तक पेरेंट्स, जब बच्चा बड़ा भी हो जाता है उसके बाद भी उसकी जिंदगी में दखल देता है, नॉट जस्ट रिलेशनशिप में नहीं, करियर में वो क्या कर रहा है। तो आई थिंक जो आपने पॉइंट कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि वो एक इंडिविजुअल है और उनको सही गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। उनको ये समझाना कि अब जो तो जिस घर में जा रहे हो वो तुम्हारा परिवार है, तो वो फाइट नहीं होना चाहिए, वो आई नहीं होना चाहिए, वो वी होना चाहिए। अदरवाइज तो महाभारत ही होगा जब आप अगेंस्ट हो जाता है। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, इसके लिए मैं मेरे फैमिली में मेरे फादर को सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे फादर इतने मैच्योर थे और रिलेशनशिप को इतना वो वैल्यू करते थे, उनको पता होता था कि कैसे क्या होता है। क्योंकि देख, आप मान सकते हैं मेरी 4 बहनें हैं और मदर है, जब 5 फीमेल एक तरफ होती है और एक तरफ बहू होती है, तो झगड़ा होना लाज़मी हो जाता है। लेकिन ये कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे फादर ने जो है वो घर को इस तरह से सँभाल के रखा था कि जब मेरी बहनें भी आती थी तो उनका पहले कि चलो आए हैं बेटा, वेरी गुड, जाइए किचन में जाइए और भाभी का हाथ बटाइए। दूसरा ये बोलते थे मेरी सिस्टर्स को कि आपके इन-लॉज़ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, मदर को नहीं बताना है, मुझे बताना है, क्योंकि सॉल्यूशन मैं ले पाऊँगा, वो नहीं ले पाएगी, वो सिर्फ रोएगी। तो आपको उनको रुलाना है या सॉल्यूशन चाहिए? तो ये सिस्टम था। तो मतलब उसकी वजह से मेरे मदर को भी अपनी लिमिटेशन पता थी, मेरी सिस्टर्स को भी अपनी लिमिटेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पता थी। तो इन चीज़ों में मेरे फादर का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि मेल अगर मैच्योर है, मेल अगर बैलेंस कर सकता है, तो सब कुछ चल सकता है। अगर इन चीज़ों में वुमन एम्पावरमेंट सही बात है, अगर इन चीज़ों में अगर फीमेल्स डोमिनेंट हो जाती है, तो समस्याएँ ज़्यादा गंभीर हो सकती है। राइट। तो यू मीन टू से कि जैसे मैं हमेशा मेरे प्रोग्राम में सिखाता हूँ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, जो आपने कहा वो बहुत सही है, बट मैं उसको अब देखता हूँ मैस्कुलिन फेमिनिन में, कि मैस्कुलिन जो होता है वो हमेशा सोल्यूशन के पीछे जाता है, फेमिनिन हमेशा, फेमिनिन जो है वो इमोशनल है और फेमिनिन चीज़ों को बातें करके उनका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। मैस्कुलिन का प्रॉब्लम सॉल्व करके रिलीज होता है। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि मैस्कुलिन जो है वो, अगर आजकल तो फीमेल भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से सोल्यूशन लाते हैं,
तो वो बहुत जरूरी होता है कि ना कि वो चीजों को देखकर सिर्फ उसके बारे में बात करें, बट वो उसको एक्चुअली वो डील भी करें, उसको सोल्यूशन भी लेकर आए। आपको खुश करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको खुश करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है आपके लिए? वो तो उनको पूछना पड़ेगा ना मुझे। मैं कैसे जवाब दे सकती, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता, मैं अपने आप खुश रह सकती हूँ मैं। वापस बोलिए। खुश रह सकती हूँ मैं अपने, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए खुश रहती हूँ। बस मैं अपने आप को जानती हूँ मैं कैसी हूँ। खुश ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती उनको, मैं ऐसा सोचती हूँ, रह सकती हूँ खुश। आपको कोई गिफ्ट्स नहीं चाहिए? जैसे आपका बर्थडे आ रहा है अभी, नहीं गिफ्ट तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़े गिफ्ट चाहिए। नहीं है कि वो मुझे कुछ दे या मुझे खुश करे। आप एक बात आज सुबह बोल रहे थे कि आपने भगवान से कुछ मांगा नहीं है, आप हर रोज प्रार्थना तो करते हैं। एक भी दिन ऐसा आई थिंक ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ पर आपने पूजा मिस नहीं की, ऐसा हुआ है कोई भी? सो आपके इतने सालों में हर एक दिन आपने पूजा की है, कुछ भी हुआ है तो भी। आप भगवान से कभी प्रार्थना में क्या मांगते हैं? नहीं, बस सब हमारा फैमिली खुश रहे, बस कुछ मांगते ही नहीं। वैसे तो मांगते तो बस ये मांगते फैमिली हमारा खुश रहे बस, और बगैर मांगे सब कुछ मिल गया है मुझे, और ज्यादा भगवान मिला ने है? दिया है। और जितना मांगने से नहीं मिलता उतना भगवान ने मुझे दिया है, बहुत ज्यादा दिया है, मांगने की जरूरत नहीं होती। तो आपकी कोई डिमांड्स नहीं होती है अपने हस्बैंड से कि ये होना चाहिए, मुझे ये घर चाहिए? मेरे डिमांड क्या करूँ मैं, सब कुछ है, कुछ डिमांड नहीं करने। आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको कि गिफ्ट का कल्चर जो है वो मेरे फैमिली में पहले से नहीं है। और मेरे भी ये सोच थी कि आप हर दिन गिफ्ट दे सकते हैं और गिफ्ट के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। आप उनको क्वालिटी टाइम दे के गिफ्ट दे सकते हैं। आप जिस वक्त जो चीज़ चाहिए वो भी एक गिफ्ट होती है और आप अपने आप में बदलाव करते हैं। उनको एक ऐसा पति चाहिए जो उनके साथ रहे, उनको खुश रखें, रिलेशनशिप में मधुरता हो। तो मैं अगर अपने आप में अपनी गलतियाँ खुद ढूँढ के उसको मैं जब सुधारने की कोशिश करता हूँ, तो भी वो खुश हो जाती है। मतलब इनके लिए कोई चीज़ चाहिए खुशी के लिए, ऐसा है नहीं है। एक बात मैं बताऊँ, कोई बिलीव करे ना करे, लेकिन छाया एक ऐसी फीमेल है जो ज़ीरो डिमांडिंग है। लाइफ में उन्होंने कभी डिमांड नहीं की। मैंने ज़बरदस्ती अगर साड़ी भी ली है तो 2 मैंने, वो एक भी मुश्किल से लेगी, मैंने ज़बरदस्ती 2 दिलवाई है। ड्रेस भी लेगी तो मैंने ही दिलवाए हैं। मतलब शी हैज़ नेवर डिमांडेड, मेरे पे कभी प्रेशर नहीं रहा कि मुझे छाया को ये लेके देना पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह से ये होता था कि मुझे कोशिश करनी पड़ती थी कि मैं कुछ दूँ। पहले तो गिफ्ट का कल्चर नहीं रहा, लेकिन उनकी क्वालिटी ऐसी है और हमें भी पता होता है कि ये ओकेज़न है तो इसके लिए कुछ चाहिए। तो मैं अपने आप मुझे लगता था, और मुझे वैसे बताऊँ तो मैं शॉपिंग क्रेज़ी आदमी हूँ। शॉपिंग का मुझे भी बहुत शौक है, क्योंकि मैं खुद कपड़ों का शौकीन, मैं अपने लिए इतना शॉपिंग करता हूँ, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के लिमिटेशन में। तो वो तो फिर ज़रूरी बन जाता है कि इनके लिए भी तो लेना ही है, तो तभी तो बैलेंस रहेगा। राइट। और जैसे आपने कहा कि आपको इनको खुश करने के लिए कोई गिफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनको खुश करने के लिए आप क्या करते हैं? इनको क्या खुशी देता है? बचपन को क्या है, सबसे पहले खुशी उनको मिलती है, उनका रिस्पेक्ट करो, उसकी बातें सुनो, सब होता है। और रिस्पेक्ट कैसे दे सकते हैं उनको? वो कुछ बात कहे तो आप पहले तो सुनो उनकी बातें, ध्यान से सुनो, प्यार से सुनो, बैठ के सुनो, स्माइल दे के, वो खुश हो जाएंगे। और कुछ नहीं चाहिए इनको, रिस्पेक्ट चाहिए। प्रेम बाद में चलेगा, पहले रिस्पेक्ट। तो बहुत खुशी हो गए तो फिर वो वापिस वो खुशी आपको देंगे। सो आप कहना चाहते हैं कि हस्बैंड के, अगर आप हस्बैंड के लिए रिस्पेक्ट पहले है, बाद में लव है, राइट? और अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो वो खुश हो जाएंगे और बाद में वो खुशी, वो कहते हैं ना कि एक क्वीन जो होती है वो किंग को किंग बनाकर रखते हैं, जिससे किंग क्वीन को क्वीन बनाकर रखते हैं। वो हमेशा हस्बैंड किंग है और किंग रहेंगे। फीमेल भले ही वो मानती हो किंग, लेकिन कभी नहीं बन सकती। वो भगवान ने बनाया हुआ है, मेल और फीमेल का, वो स्त्री और पुरुष का वो। राइट। सो अपने हस्बैंड के साथ फाइट नहीं करना चाहिए, टू बी नंबर 1। वो भले ही होशियार हो, होशियारी वहां दिखानी ही नहीं चाहिए। अंदर खुश रहो,
लेकिन उनको नहीं दिखानी चाहिए, उनको हमेशा अप रखो, वो अच्छा रहेगा अपने लिए और उनके लिए भी। अमेजिंग पॉइंट, ग्रेट। और एक सवाल आपसे है कि फीमेल के साथ इतने आपके सालों का एक्सपीरियंस है, फीमेल के साथ क्या नहीं करना चाहिए जो शायद रिलेशनशिप को बिगाड़ सकता है? देखिए, मैं फीमेल्स के बीच में रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, 4 बहनें और एक मदर। तो इमोशन तो मेरे अंदर पहले से थे, लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है कई जगह शादियों में और कि भई जो हस्बैंड होते हैं वो ओवर पावरिंग होते हैं, फीमेल को मतलब छोटी-छोटी बात पे गुस्सा कर देना, कभी-कभी उन पे हाथ भी उठा देना, वो चीज़ें मैं देखता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं भी ना करूँ, ये मेरी कोशिश रहती थी। तो मैं भी कोशिश करता था कि मेरा वैसे भी स्वभाव थोड़ा वो उग्र है, तो लेकिन मैं कोशिश करता था कि भई कम गुस्सा करूँ और हाथ कभी ना उठाऊँ, जो मैंने कभी नहीं उठाया। और दूसरा ये कि रिश्तों की जो बुनियाद है वो है लव, तो बाद में आता है जैसे इन्होंने बताया। जो 2 रिश्तों के 2 जो सबसे मजबूत पिलर है, वो एक है रिस्पेक्ट यानी कि आदर, सम्मान का भाव होना चाहिए, और दूसरा है भरोसा, ट्रस्ट। आप अगर वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं आपके पार्टनर के अंदर, उससे बड़ी कोई मिल्कियत नहीं है। तो अगर मैं अपनी पत्नी को वो भरोसा दिला सकता हूँ कि भई ये हस्बैंड जो है वो मेरे साथ ही है, वो मेरा ही है, और मेरे हर मुसीबत में, ना सिर्फ मेरे लेकिन मेरे पेरेंट्स के भी, मेरे, क्योंकि इनके भी 2 परिवार हैं, मेरे भी 2 परिवार हैं। तो अगर मैं उनके फैमिली के इश्यूज़ में भी खड़ा रहता हूँ, और फिर तो जब मुझ क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी वाइफ़ मेरे पेरेंट्स को, मेरी बहनों को लुक आफ्टर करे, उनके साथ अच्छे, तो एट द सेम टाइम मेरी ये ज़िम्मेदारी बन जाती है कि उन्होंने मुझसे ये नहीं माँगा है, लेकिन वो बैलेंस करने के लिए मेरी भी ज़िम्मेदारी है कि जिन्होंने अपनी बेटी इतने साल रखने के बाद मुझे ऐसी होनहार और ऐसी कुशल संस्कारी बेटी दी है, तो मेरी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उनके फैमिली में भी मैं एक ना दामाद बन के बल्कि एक बेटा बन के रहूँ, और जो मेरे से हो सकता है वो सब मैं करूँ, और मैंने कोशिश की, और उसकी वजह से आज वहाँ पे भी ये है कि भई हमारे 4 नहीं 5 बेटे हैं। वो उनको कहना मतलब ज़रूरी लग रहा है, तो कोशिश मैंने ये भी की। तो ये चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती है, और इनका ये स्वभाव है, इनके खुद के लिए आप कुछ ना करो, लेकिन आप एक अच्छे इंसान बन के रहते हो। यहाँ तक मैं बता दूँ कि जब हम नीचे जाते हैं, नीचे उतरते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तो मेरे हाथ में पानी की बॉटल हो या कोई बैग हो, तो भी वो ले लेती है। मतलब मैं मेल हूँ, मेरा एक रिस्पेक्ट है, मतलब ये भी चीज़ें मेरे पास नहीं होनी चाहिए। उनका हाथ खाली है और मेरे हाथ में कुछ भरा है, तो भी मतलब मेरा वो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। लोग क्या सोचेंगे कि भई मेरे पास कुछ नहीं और इनके पास वज़न है। मतलब इतनी छोटी-छोटी चीज़ों का भी ये ख़्याल रखती है। तो जब सामने वाला आपका ख़्याल रखता है, सामने वाला आपका रिस्पेक्ट करता है, तो आपके लिए भी वो चीज़ें जो है वो अपने आप होने लगती है। आप अपने आप उनको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। आप अपने आप, और भरोसा जब बढ़ता है तो प्यार उन्हीं से बढ़ता है, और रिस्पेक्ट और ट्रस्ट से जो प्यार पैदा होता है, उसकी लाइफ़ बड़ी लॉन्ग होती है। अकेला प्यार जो है इमैच्योर होता है और उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती। सो सिर्फ प्यार नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट, आप सामने वाले को रिस्पेक्ट कर सकें। और मैंने ये देखा है कि जो आपने रिस्पेक्ट की बात बोली, ये भी है कि वो आप उनको इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज मैंने तो देखा है, बिकॉज मैं तो आपके साथ ही रहा हूँ, और आप समय के साथ बहुत इवॉल्व हुए हैं। तो आई थिंक वो रिस्पेक्ट उसकी वजह से भी आता है ना, कि मैंने देखा है फादर को कि उन्होंने काफ़ी सारे अपने बिहेवियर में चेंज किया है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डेवलप की है, बहुत कुछ सीखते रहते हैं। तो आई थिंक रिस्पेक्ट उसकी वजह से भी आता है ना, कि जब वो अच्छे इंसान बनते हैं, हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा इंसान बनना भी ज़रूरी है। ज़रूरी, बिल्कुल ज़रूरी है। और जब आप अच्छे इंसान बनते हैं तो आपको सामने वाला रिस्पेक्ट करने ही वाला है, राइट? ऑसम। और एक सवाल आपके लिए है, अ, दोनों के लिए इनफैक्ट, कि मुझे पता है कि जब मेरी सिस्टर शिवांगी, उनकी शादी के लिए हम बहुत लड़के ढूंढ रहे थे। आई थिंक कितने साल तक हमने, 28 साल। 28 साल में उनकी शादी हुई, और ढूंढना कब शुरू किया था? 23 साल में, तो 5 22-23 साल साल तक में, हमने हाँ, वो 5-6 साल। सो हमारे गुजरात और हमारी जो कम्युनिटी है उसके हिसाब से तो हमने बहुत डिले कर दिया था। कभी आपको वो प्रेशर फील हुआ कि बच्चों की फटाफट शादी कर देनी है, कहीं भी नहीं हो रहा है तो चलिए जो मिलता है उससे कर लेते हैं, या आपने बच्चों को प्रेशर किया? व्हाट वाज योर थॉट बिहाइंड इट? नहीं, एक नेचुरल प्रोसेस होता है, और एक सोशल भी एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है जहाँ बेटी की शादी 22-23 साल में कर देनी पड़ती है। तो हम भी उस माहौल में थे,
तो देखते थे, बातें आती थी, हम देखते थे। लेकिन हमारी तरफ से ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है कि हमारी दोनों की ये सोच रही कि भाई शादी के लिए हमें कोई फ़ोर्स नहीं करना है या कोई डेस्परेशन नहीं दिखाना है। मतलब और छाया की ख़ास करके ये मान्यता रही थी कि भई शिवांगी, क्योंकि शिवांगी में पहले से इनबिल्ट जैसे छाया में क्वालिटी है, वैसे शिवांगी में ऐसी इनबिल्ट डिवाइन क्वालिटी थी। हम ये जानते थे कि ये जो लड़की है ये लोगों से हट के है, कुछ ख़ास है। तो जो कुछ ख़ास होते हैं उनके लिए भी ऊपर वाले ने कुछ ख़ास ही बनाया होगा, और ख़ास जो होते हैं वो कम होते हैं। तो कम होते हैं, इतनी जल्दी से नहीं मिलते। तो विलंब होना हमारे लिए इतनी चिंता की बात नहीं थी। हाँ, ये आउटसाइडिंग प्रेशर बहुत होता था, लेकिन छाया के सपोर्ट से हमने वो मैनेज कर लिया। और हमने ये कभी नहीं, मैंने कभी शिवांगी का बायोडाटा नहीं बनाया। वो होता है ना, एक बायोडाटा होता है, फिर आप सबको देते हैं। वो ईश्वर कृपा से वो कभी थॉट ही नहीं आया, और ना ही कभी मैंने किसी से कहा है कि भई मेरी बेटी अभी जवान हो गई है तो कोई ऐसा कोई लड़का हो तो बताना। मतलब ये थॉट ही नहीं आया। मैंने किया ऐसा नहीं है, लेकिन ये कभी थॉट ही नहीं आया। और हम छाया तो ख़ास ये कहती थी मुझे कि उसके लिए तो ये इतनी अच्छी है, उसने भगवान ने उसके लिए ऐसा ही मतलब लड़का बनाया होगा, तो वो कभी ना कभी मिलेगा। मतलब ये उम्मीद, जो भरोसे की बात की, अपनी डेस्टिनी पे अपनी बेटी के भविष्य पे भी हम इतने आश्वस्त थे कि हमें कभी ये चिंता ही नहीं हुई, और उसकी वजह से वो जो मिरेकल हो गया। राइट, सो आपने कभी फोर्स नहीं किया? कभी नहीं। सो पेरेंट्स को फोर्स करना चाहिए बच्चों को शादी के लिए। आई सी लॉट ऑफ पीपल, मैं आपको बताऊं कि लोग, मैंने सुना है ये कोचिंग में कि लोग इसलिए बोलते हैं कि मैं शादी मेरे लिए कर ही नहीं रही हूँ, स्पेशली फीमेल्स, कि बोले मेरे पापा चाहते हैं इसलिए मैं शादी कर रही हूँ। सो जब आप इस तरीके से शादी करते हैं, मेरा ये मानना है कि जब रीजंस ही रॉन्ग है आपके, कि आप गलत रीजन के लिए शादी कर रहे हैं, तो वो शादी कैसे अच्छी होगी? नहीं, पहले तो माँ-बाप को ये सोचना चाहिए कि शादी आप किस लिए कर रहे हैं? आप बेटी या बेटे को खुश शादी के बाद रहे उसके लिए करना चाहते हैं, कि एक प्रोसेस के भाग के रूप में आप शादी करना चाहते हैं ताकि आप भी ज़िम्मेदारी से निवृत्त हो जाए, और एक जो है, एक जो काम आपका लिस्ट है उसमें से एक काम कम हो जाए। तो जब ये भाव होता है कि भई एक ज़िम्मेदारी खत्म हो, तो फिर ये प्रेशर क्रिएट होते हैं। लेकिन जब आप सोचें कि भई अगर बेटे या बेटी को खुश करना है, तो जब तक कोई उचित पात्र नहीं मिलता, एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलता है, तब तक अगर आप शादी कर देते हैं, तो फिर वो समस्या ना शादी होने से भी गंभीर समस्या पैदा हो सकती है, और ये हम आम देखते हैं। तो ये हमारा पहले से थॉट था कि जब शिवांगी को लड़का अच्छा लगेगा, जब हमें भी लगेगा नहीं इसके लिए ये सही है, तभी हम शादी करेंगे। ये हमारा क्लियर थॉट था। राइट। इसके लिए हमने उसे कभी प्रेशर नहीं किया, और उसकी वजह से उसने खुद ने प्रेशर कभी फील नहीं किया। हाँ, कहीं जाते थे सोशल सेरेमनी में, तो उसको लोग पूछते थे, शिवांगी कब शादी कर लेना, तो फिर वो मैच्योर बोलती थी, हाँ दिखाओ कोई अच्छा लड़का, मैं अभी शादी कर लेती हूँ। मतलब वो एटीट्यूड उसका भी मतलब इतना कॉन्फिडेंट हो गया था। तो ना हमने कभी उसकी शादी का प्रेशर लिया, ना उसने खुद ने, किसी उसे पता था कि भाई मेरी एक क्वालिटी ऐसी है, तो उसे भी अपनी डेस्टिनी पे भरोसा था कि मेरे लिए भी भगवान ने कोई बनाया होगा, तो जब वक्त आएगा मिलेगा। तब तक उसने अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में वो लगी रही। उस पीरियड का 23 से 28 साल, जो 5 साल है, वो 5 साल में शादी का सोचने से बगैर, एक थॉट बैक ऑफ माइंड होता है, लेकिन उसने क्या किया कि इन 5 सालों में 23 से 28 के बीच में उसने अपने आप को और बेहतर बनाने की जर्नी में वो लगी रही। हर दिन कुछ नया सीखना, वो रेकी हो या प्राणिक हीलिंग हो या जितना भी उसने पब्लिक स्पीकिंग सीखा, वो सब कुछ जो उसने सीखा ये 5 साल में सीखा, और वही जो है आप आज जो शिवांगी जिस लेवल पे है, वही 5 साल जो है उसके काम में आ रहे हैं। अगर वो चिंता करती रहती, अगर इसकी फ़िक्र करती रहती, कुछ ना सीखती, तो जो थी उससे भी वो पीछे चले जाते। नहीं, ज़रूरी ये है कि आप इसका प्रेशर ना लें, ना माँ-बाप दें, ना बच्चा खुद ले, अपनी क्वालिटी को एनहांस करते रहें। तो जो आपके किस्मत में होना है, वो तो होना ही। राइट, ये ब्यूटीफुल पॉइंट है, क्योंकि लोग ना कभी रणवीर दीपिका की रील देखते हैं ना, तो कोई फीमेल्स कमेंट करते हैं, एक रणवीर तो मैं भी डिजर्व करती हूँ, कमेंट में ऐसा होता है। आप लोग शायद नहीं देखते होंगे, आप तो बिल्कुल नहीं है, बट ऐसा कमेंट करते हैं, या लड़के कमेंट करते हैं, एक दीपिका तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। अरे भाई, क्यों डिजर्व करते हो? तो जो आपने कहा कि पात्रता, अगर आप चाहते हैं कि आपको शिव भगवान जैसा हस्बैंड मिले, तो आपको खुद माता पार्वती बनना पड़ेगा। सो आपने बहुत ही ब्यूटीफुल पिट किया है कि शिवांगी, आई नो हर पर्सनली, कि उन्होंने अपने क्वालिटी के ऊपर, अपनी कमियों के ऊपर बहुत काम किया है। एंड एवरीबॉडी हु इज गोइंग टू गेट मैरिड, माय सजेशन इज कि पहले अपने आप को इतना लेवल बढ़ाओ,
मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली, कि जब आप रिलेशनशिप में आओ तो मैं ऐसा मानता हूँ आप वैसे ही पात्र को अट्रैक्ट करते हो जैसे आप हो, और वो ही होता है। और अगर नहीं मिल रहा है तो देयर इज अ डिवाइन प्लानिंग, कि जितना डिले वो आपके माइंड में है, डिले समाज की नजरिए से है, बाकी डिले कुछ होता ही नहीं है। अगर समय का कॉन्सेप्ट निकाल दे तो डिले कुछ नहीं होता है। माँ, आपसे एक सवाल है, आपको जैसे मेरी आप मैं भी थोड़ा सामाजिक जवान हो तरीके गया से है। जवान हो गया हूँ, हाँ। जवान हो गया शादी के अभी लिए। तक तो बच्चा था, अभी बट जवान हो गया हो तो आपने कभी मेरे को प्रेशर नहीं किया शादी के लिए? होता है ना, मैंने मेरे आसपास दोस्तों के देखा है कि मम्मी जो है वो थोड़ा फोर्स करती है कि बेटा अब तो कर ले शादी, सेटल हो गया ये है, तो आपने कभी फोर्स नहीं किया? नहीं, फोर्स क्यों करूँ? शादी मुझे करनी है, ये नक्षत्र को करनी है, तो वो जब चाहेगा तब कर लेगा। नहीं, तो फोर्स नहीं फोर्स किया करने आपने? का मतलब ही नहीं है, फोर्स करना ही नहीं चाहिए। लेकिन लोग तो बोलते हैं ना कि अब तो नक्षत्र बड़ा हो, बोलते रहेगा, वो शादी हो जाएगी उसके बाद ही कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। बच्चा कब करोगे? हाँ, वो सब बच्चे का आएगा। फिर दूसरा बच्चा आएगा, राइट। वो सब चलता रहता है। तो और आपकी बहू से क्या एक्सपेक्टेशन है? मतलब मेरी जो वाइफ आएगी उससे कुछ एक्सपेक्टेशन है? बस दोनों खुश रहे, काम करते रहे, खुश रहे, बस वही। ऐसा नहीं है कि आपकी सेवा करें, मतलब जो आपने इतने मैं सालों, उनकी कर लूंगी, समय आएगा तो मैं उनकी कर लूंगी, जो कुछ करना होगा थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे कुछ नहीं, आपको कोई नहीं है उनकी अपेक्षा? तरफ से कोई अपेक्षा नहीं है, वो खुश रहे बस दोनों। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये सुना है कहते हुए कि कहती है कि मेरी जब बहू आएगी तो मैं जो मैंने किया है मैं उनसे करवाऊंगी, मैं मेरी सेवा कौन करेगा? और मैंने इतने साल काम मैंने किया, इतने 38 साल साल काम से किया, मैं अब रसोई मेरी संभाल बारी रही है, हूँ। redemption time हाँ, अब मुझे थोड़ा आराम मुझे चाहिए। थोड़ा आराम चाहिए। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इनका एक स्वभाव है, ये जबरदस्ती कोई काम नहीं कर सकती, दो काम एक साथ नहीं कर सकती है। तो ये जब रसोई भी घर में भी होती है, जब कुकिंग भी करती है, तो पूरी मतलब पूरे मूड से, दिल से करेगी। और कुकिंग करना इनको अच्छा लगता है, मतलब जो भी काम करती है दिल से करती है। तो जो कर रही है उसमें उनको कोई वो है नहीं कि वो लोड ले रही है। इससे ज़्यादा मैं जब शिवांगी की शादी होने वाली थी तो मैं इसको बोलता था कि अब शादी की उम्र हो गई है तो इसको थोड़ी घर की जो चीज़ें हैं, रसोई बनाना, घर कैसे संभालना, है ना, मतलब जो पूरे दिन एक महिला करती है, वो सारी चीज़ें मैंने बताया, वो धीरे धीरे इसको सिखाना आप शुरू करो। दूसरे घर में जाएगी और कुछ नहीं आएगा तो लोग बोलेंगे, तुम्हें ही ताना देंगे कि एनी माए शू सिखवाड़ी। तो ये मेरा थॉट था, तुम्हारी माँ क्योंकि ने उस क्या टाइम सिखाया? मैं 10-15 साल पहले मैं भी एक टिपिकल मैन ही था, मतलब ऐसी सोच मेरी भी थी। तब छाया के एक ही डायलॉग होता था, मैं ऐसा क्यों सोचूं कि मेरी बेटी को शादी के बाद ये काम करना पड़ेगा, मैं ऐसा क्यों ना सोचूं कि भाई जहां उसकी शादी हो वहां तो कुक होंगे, वहां इतने मतलब वो मेड्स होंगे कि वो सब वो काम करेंगे, मैं क्यों ऐसा सोचूं मेरी बेटी को ये काम करना पड़ेगा। और जब मेरी शादी हुई तब मुझे भी कहाँ आता था, अभी मैं सब कुछ कर ही रही हूँ, तो मुझे भरोसा है जब मेरी बेटी को करने का आएगा तो वो कर खुद लेगी। कर लेगी। और ये सारी चीजें सत्य साबित हुई। उनका इतना भरोसा था कि मेरी बेटी को तो, और ये मिला, सबके सामने है। तो मतलब फियर या कोई कंफ्यूजन रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने भविष्य पे पूरा भरोसा होना चाहिए। और इनको अपने के भविष्य पे तो भरोसा ही है, उनको अपनी बेटी बेटों सबके भविष्य पे भी इतना ही भरोसा है कि भाई दे आर डिजर्विंग एंड दे विल गेट व्हाट दे डिजर्व। और पता था मुझे कि वो जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जब मैं किचन में बुलाऊंगी तो वो काम रह जाएगा। तो ये जरूरी ये नहीं है, ये जरूरी है, इसलिए मैं कभी उनको नहीं देती थी किचन का। आपने कभी किचन का काम नहीं दिया है? वो काम करती रहती, मुझे अच्छा लगता था। awesome. और उसकी वजह से उनकी जो क्वालिटीज है वो हाँ। वक्त के साथ बाहर आई। उनको कभी कभी मूड आ जाता था, हाँ, वो तो आ कुछ जाती थी, कुछ लाओ बनाने मम्मी। को, हाँ कुछ सामने बनाने को, थी, जैसे हाँ, पैनकेक सामने है, से आ ऐसी कुछ जाती थी। ऐसी कुछ चीजें इनोवेटिव बनाने का हाँ, कभी यूनिक उनको है, मूड आ पिज्जा जाता था, है, वो वैसे वगैरह ऐसा नहीं अगर उसने किया नहीं, बहुत कुछ किया है। जब कुछ घर में मेहमान आते थे तो शी वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल, शी विल कम एंड हेल्प और मदर, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो एक टिपिकल एक लड़की को करना चाहिए ना, वो कभी उससे ना इन्होंने चाहा ना उसने कभी किया, क्योंकि वो उसको पढ़ाई में नया नया सीखने में वो इतनी डेस्परेट थी कि ये चीजें जो है उसके ध्यान में ही नहीं थी, फोकस में ही नहीं थी। और मम्मी ने कभी उसको बताया भी नहीं कि तेरे लिए जरूरी है। और पहले का जो आप बोल रहे हैं, पहले का सिनेरियो वाज डिफरेंट, कि हस्बैंड ही कमाता था और वाइफ जो है वो घर पे रहते थे। आज अगर आप देखें तो इंडिया में भी, स्पेशली मेट्रो सिटीज में, तो ये हो गया है कि हस्बैंड भी कमाते हैं, वाइफ भी कमाते हैं। तो
वो एक्चुअली मैं मानता हूँ कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों किचन में आए। जैसे मैंने आपको देखा है कि जब वो बिजी होते हैं तो आप भी शायद कभी कभी ब्रेकफास्ट बना देते हैं या खुद कर लेते हैं। और जापान में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं और कभी कभी कुक रखते हैं या बाहर से मंगवा लेते हैं। सो ये जो है ना कि ये वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं नहीं मानता हूँ कि ये सच है। ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आप कमा रहे हैं तो एक कुक रख लो, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। राइट, सो जिससे ये होता है ना कि एक पैट्रियार्कियल थॉट होती है कि ये तो फीमेल का ही काम है, ये फीमेल को ही करना चाहिए। दैट इज नॉट ट्रू। एलोटेड काम है, ये इनका है, ये इनका है, कैटेगरी वाइज ऐसा नहीं होने चाहिए। हाँ, इनको अच्छा लगता है इसलिए वो कर रही है। हाँ, मैंने बहुत सारे मेल को देखा, जैसे मेरा फ्रेंड है यूएस में, आप तो मिले, आकाश, जिनको हम भाई बोलते हैं। ही लव्स कुकिंग, तो वो अपनी वाइफ के लिए कुक करते हैं, मजा आता है उनको। तो इट्स नॉट अबाउट कि जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इट्स अबाउट कि किसको क्या पसंद है काम वो करे और उसमें वो खुश रहे। और अल्टीमेटली वही आप कहते हैं हमेशा कि खुश रहो, जो आपको पसंद है वो काम करो, खुश रहो, सफलता तो आएगी, अपने आप आएगी। राइट, और शादी के इतने साल के बाद, 38 ईयर्स हो चुके हैं आपको, आप रोमांस कैसे अलाइव रखते हैं? 38 साल हो चुके हैं, सो हाउ डू यू कीप द रोमांस अलाइव? देखिए, रोमांस की बात करूँ तो पहले तो मुझे लगता है कि मैं इनबिल्ट क्वालिटी है मेरे में, ऊपर वाले ने वो रखा है, मैं आई एम वेरी मच रोमांटिक, पहले से ये मेरे अंदर है। दूसरा, मैं जब छोटा था तो उस टाइम मनोरंजन के इतने साधन नहीं हुआ करते थे, सिर्फ मूवीज़ हुआ करती थी। और मैं मूवी का इतना शौकीन था कि मैं मतलब दिन के 3-3 मूवीज़ भी मैंने देखे हुए हैं, 4-4 मूवी देखे हुए हैं। मैं एक-एक मूवी को 25-25 बार देखने का भी मेरा रिकॉर्ड है। मतलब वो उस टाइम वो राजेश खन्ना का प्यार, या वो दिलीप कुमार वाला, या देवानंद, वो जो उस टाइम, उसके बाद अमिताभ बच्चन, और वो जो लव स्टोरी जो मैंने देखी है, तो उसकी वजह से पैसिव लर्निंग भी प्यार का मेरे अंदर आया। और दूसरा ये कि क्योंकि मैं 4 बहनें और मदर, मतलब 5 फीमेल के बीच में पला, तो एक इमोशनल टच भी मेरे अंदर था। और रोमांस तो मेरे अंदर इतना भरा है कि मैं मतलब दिन में 10 बार बोलता हूँगा छाया को आई लव यू। वो मुश्किल अभी से भी? एक बार भी, हाँ, अभी भी मैं बोलता हूँ, क्योंकि वो, मैं अगर अपने रूम में कुछ कर रहा हूँ तो हर 5-10 मिनट में मैं जाऊँगा किचन में, छाया कहीं भी, हाय छाया कैसी हो, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे बहुत, ये मेरी वैसे, और वो बोलती है क्या हर दिन बोलते रहते हो, और मुश्किल से दिन में मुझे एक बार भी नहीं बोलती, लेकिन प्यार मेरे से भी ज़्यादा करती है। तो मेरा एक्सप्रेशन ऐसा है, उसका एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन प्यार दोनों का बरकरार है। गाना वाना गाते हैं आप उनके लिए, शायरी लिखते हैं? मैं बाथरूम में भी गाता हूँ, डांस करता हूँ, तो उसके सामने तो मतलब अभी भी हम आ रहे थे गाड़ी में तो गाना चल रहा था, कितना हसीन चेहरा, वो गाना आ रहा था, तो मैं भी साथ में गा के एक्शन करके उसको सुना रहा था। तो ये मेरा नेचर है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप खुद को जवान मानते हैं तो आप बहुत जल्दी बूढ़े नहीं होते, और मैं बूढ़ा होना नहीं चाहता। इसलिए मैं इस कोशिश में लगा रहता हूँ कि भाई काम भी ऐसे करूँ, मेरा ड्रेसिंग भी ऐसा मैं करता हूँ, गाने भी ऐसे सुनता हूँ। मुझे वो मुकेश वाले या पुराने सैड सॉन्ग, गज़ल ऐसी मैं नहीं सुनता। मैं मस्ती वाले गाने सुनता हूँ, आज भी डिस्को वाले गाने सुनता हूँ, और जब मूड हो एक्सरसाइज के साथ में डांस भी कर लेता हूँ। तो अपने आप को जवान रखते हैं जिससे प्यार भी जवान रहे। हाँ, इसलिए फिट रखता हूँ अपने आप को, क्योंकि अगर फिटनेस नहीं रही तो उसके साथ जवानी गई तो फिर रोमांस भी चला जाएगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सो जवान रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 38 साल के बाद वो तो प्यार चले जाता है, रोमांस चले जाता है, लोग ऐसा उनका तो बड़ा है, 38 साल में बड़ा है, बड़ा है। और क्यों ये लॉस करना? देखिए, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट है नहीं, प्यार करने में कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं। अगर इन चीज़ों से आप जवान रह सकते हैं, इन चीज़ों से अगर आपके आसपास, और सबसे बड़ा है एनर्जी। देखिए, घर जो है वो तो आप अच्छे से सजा के रखोगे, लेकिन उन रहने वालों के चेहरे पे अगर खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, अगर वो एनर्जी नहीं है, तो वो फिर जीवन जीने का मजा ही नहीं है। तो प्रसन्नता और खुशी, एक उत्साह, उमंग का होना बहुत ज़रूरी है, ये मैंने पढ़ा है। और क्योंकि मैं एक वास्तु एक्सपर्ट हूँ, तो एनर्जी के साइंस को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहे। तो मैं जहाँ भी रहता हूँ कोशिश करता हूँ कि सबका मूड अप रहे, कुछ कमेंट ऐसी करता रहता हूँ, मज़ा आता है, और इसीलिए मेरे साथ लोगों को भी मज़ा आता है। राइट, ऑसम, ब्यूटीफुल एक्सप्लेन। तो जब आपने एनर्जी की बात की, तो एक घर को हैप्पी होम बनाने के लिए, स्वीट होम बनाने के लिए, जहाँ पर पेरेंट्स भी हैं, हस्बैंड वाइफ अगर हैं, और 4-5 लोग साथ में भी रहते हैं, इस घर को खुश घर बनाने में क्या करना चाहिए? जैसे आज भी जब हम आ रहे थे ये पॉडकास्ट से पहले, तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट साथ में लिया था, एंड दैट्स अवर रिचुअल। आप जानते हैं, मैं सुबह उठकर आपके पैर छूता हूँ, हग करता हूँ, फिर हम ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं, फिर मैं निकलता हूँ। और ये हमारा रिचुअल है, जब हम साथ में होते हैं तब साथ में बैठते हैं, मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है।
तो ये हमने प्रैक्टिस की है, शायद ये पहले नहीं था। मैं जब जानता हूँ कि पहले ये इतना हमारा हैप्पी होम नहीं था, आई नो कि पहले कुछ अनबन भी होते थे, बट ये हैप्पी स्वीट होम ये क्रिएट कैसे कैसे किया जाता है? आप क्या कहना चाहेंगे? एक दूसरे का ख्याल रख के, मेरे ख्याल से शायद। और वो कैसे कैसे ख्याल रखे? आप हम तो 3 लोग हैं, तो आपको क्या चाहिए मैं पूछूंगी, आपको क्या चाहिए वो मैं आपको दूंगी, तो खुश रहेंगे ना आप। मतलब कि अपने ऊपर फोकस नहीं, बट सामने वाले के सामने ऊपर वाले फोकस। पर फोकस रखो, अपने ऊपर नहीं, अपने को क्या चाहिए ऐसा नहीं। तो फिर आपको आपको क्या कैसे मिलेगा जो आपको चाहिए वो? मिल जाएगा, वो तो मुझे भरोसा है। मतलब आप जब लोगों को देते हैं तो आपको तो मिलता ही है, वो आप मानते हैं। एंड वो तो और यस यस प्लीज। कुदरत का नियम है ना। कुदरत, वो स्नेह सर ने बोला था ना कि कुदरत देते नहीं लौटाती है, तो आप कुछ देते हैं तो फिर उनका जो है ना। राइट, आप उनको भी स्नेह सर बुलाते हैं? अपने जमाई को स्नेह सर बुलाते हैं? जमाई को उनको तो मैं बहुत कुछ के, बहुत नाम है उनका तो मेरे। कृष्ण भी बोलती कृष्ण है। भी बोलती हूँ मैं, स्नेह सर भी लोगों के सामने कभी बोल लेती हूँ। बोलते नहीं, हो जाता है वो, मैं सब अंदर से आता हाँ, है वो। अंदर से आता है। जब वो जैसे रिस्पेक्ट है। हाँ, वो रिस्पेक्ट उनके लिए, वो जो सामने जो लोग हैं उनके बोल देते हूँ। और आपसे ये सवाल है कि जनरली ऐसा कहते हैं ना कि इन लॉस की कभी इतनी बनती नहीं है, बहुत कम लोग हैं जिनकी बन पाती है इन लॉस के साथ। शिवांगी की शादी को भी 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और जो हम जानते हैं स्नेह सर के फादर कमलेश अंकल, उनको हम जैसे शिवांगी में हम एलियन बुलाते हैं, राइट? तो मैंने देखा है आपके प्रतिमा आंटी जो स्नेह सर की मम्मी, उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। आप कमलेश अंकल के साथ, आप लोग भी जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं आप लोग अपना खुद का प्लान बनाते हैं, तो आप कैसे मैचिंग करते हैं उनके साथ, या कैसे आप, जैसे आप तो उनको दोस्ती बुलाते हैं, गुजराती में कहते हैं ना वेवई, इन लॉज नहीं बुलाते, तो वो दोस्ती आपने कैसे मेंटेन की उनके साथ? काका जो है वो यूनिवर्सल काका है, हम सब भी उनको काका बुलाते हैं। और स्नेह सर के पेरेंट्स के साथ ऐसा है कि देखिए, हमने, मेरे फैमिली में कभी मेरे इन लॉज ने इंटरफियर नहीं किया, ना कभी मेरे मदर फादर ने इन लॉज किया। दे ऑलवेज वांटेड अस टू लिव हैप्पी। वो ये चाहते थे कि हम खुश रहें, और इसलिए उन्होंने कभी हमारी लाइफ में इंटरफियर नहीं किया। तो हम भी ये कोशिश करते हैं, हम कभी शिवांगी को फ़ोन नहीं करते हैं, हम कभी उनको इंटरफियर नहीं करते। हम उनको बोलते हैं जब भी आप फ्री हो बेटा हमें फ़ोन कर लेना, क्योंकि हम तो फ्री होते हैं उनका फ़ोन उठाने के लिए। तो उन चीज़ों से क्या होता है कि हम, हाँ, लेकिन छाया जो है वो कोशिश करती है कि हफ्ते में 2-3 बार प्रतिमा बहन से ज़रूर बात करेगी, और इनका फ़ोन नहीं जाएगा तो प्रतिमा बहन का फ़ोन आ जाएगा। और काका और हम तो हफ्ते में 2-3 बार तो मिलते ही हैं, कॉफी फ़ोन पीने पे के लिए बात जाते करते हैं। हैं। महीने में 2-3 बार हम साथ में खाना खाने जाते हैं, हम म्यूज़िकल नाइट्स देखने जाते हैं, हम मूवीज़ भी साथ में जाते हैं, और घूमने भी बाहर जाते हैं। और अभी तो आपने देखा है साल में 1 बार हमारा पूरा फैमिली का ट्रिप होता है जो अब्रॉड का होता है। मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं हम, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये मेरा ही फैमिली है। तो रिश्तेदारी अगर दोस्ती में बदल जाए तो रिश्तेदारी का मज़ा ही दुगना हो जाता है। राइट। तो अभी हमारी रिश्तेदारी ऐसी है कि जहाँ हम तन मन धन से एक दूसरे के मतलब सच्चे दोस्त हैं, जहाँ मेरे हर काम में वो मेरे साथ खड़े हैं, उनके हर एक काम में मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो 1 और 1 11 वाला जो मामला है वो हमारे रिश्ते में है। राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये है, मैं कहूँगा कि हमारा उनकी लाइफ में ज़ीरो इंटरफियरेंस और इन्वॉल्वमेंट है। जब वो सामने से कुछ सलाह पूछती है, शिवांगी को तो चलता नहीं है मेरी सलाह के बिना, तो जब सामने से कुछ वो कहते हैं कि भाई इसमें क्या हो सकता है, तब हम बोलते हैं। अदरवाइज़ उनकी लाइफ में, उनके बिज़नेस में, उनकी पर्सनल लाइफ में कभी इंटरफियरेंस नहीं होता। और इसका ये मज़ा देखिए कि आज ये पोजीशन है कि कमलेश काका उनकी सारी बातें मुझे बताते हैं। अगर शिवांगी की भी छोटी-मोटी, ऐसा तो है नहीं 7 साढ़े 7 में कुछ होता नहीं होगा, छोटी-मोटी बातें होती हैं, बट ये स्पेस क्रिएट किया है मैंने कि अगर स्नेह सर का भी कुछ है या उनको अपनी भी कोई पर्सनल बात है, वो मेरे से शेयर आराम से कर सकते हैं। वो स्पेस क्रिएट की है। राइट। नो, ऑसम, ब्यूटीफुल। मम्मी, आप पहली बार आए पॉडकास्ट पे, कैसा लगा आपको? आई थिंक पहली बार आपने कैमरा को फेस किया है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है वैसे तो। अच्छा लग रहा है। और आप तो आते रहते हैं पॉडकास्ट के ऊपर, यू आर तो वेरी फेमस नाउ, राइट? सो आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोग से, राइट? आखिरी सवाल, और ये है कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो नए लोग हैं, जो शादी करने वाले हैं या जो ऑलरेडी मैरिड है, वो कपल्स को आप अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से
एक लाइन में या 2 लाइन में क्या एडवाइस आप उनको देना चाहेंगे अगर वो अच्छे मैरिज चाहते हैं, अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं? मैंने बोला ना अभी कि पहले भी बोला मैंने कि हस्बैंड को रिस्पेक्ट, प्रेम और भरोसा रखो तो लाइफ बिल्कुल आसान है। आपको क्या चाहिए वो नहीं, सामने वाले को क्या चाहिए वो रखो तो वो आसानी से लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है। राइट, सो फीमेल के लिए आप कह रहे हैं ये हाँ, फीमेल कि हस्बैंड को रिस्पेक्ट दीजिए, उनको नंबर 1 रखिए, हाँ, उनके साथ कम्पीट मत कीजिए, उनको क्रिटिसाइज मत कीजिए, हाँ, और दूसरा है भरोसा, उन पर भरोसा रखिए आप। भरोसा, प्रेम और रिस्पेक्ट। राइट, लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट। ऑसम। एंड व्हाट, 1 या 2 लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनके लिए? जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि पार्टनर को जब आप चूज़ करें तो फाइनेंशियल कैपेसिटी वो चीज़ें तो देखना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले आप उनके थॉट्स को चेक करें कि आपके उनके थॉट्स मैच होते हैं कि नहीं। एक दूसरे को आप स्पेस देंगे, पहले से ये रखें कि भाई वाइफ है या ये हस्बैंड है तो कोई उसका दायरा मत बांधिए। दोनों को स्पेस देने की कोशिश करें और उनके जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ को आप इवैल्यूएट पहले करें। अगर वो वैल्यू अच्छे हैं तो फाइनेंशियली वीक होंगे, लेकिन उनके उनके अंदर वो एलिजिबिलिटी है तो वो अपना एम्पायर बाद में भी खड़ा कर सकते हैं। और अगर वैल्यूज़ नहीं है तो कितनी भी बड़ी संपत्ति होगी वो भी जीरो हो सकती है। तो फोकस वो होना चाहिए कैलकुलेशन में, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो वैल्यूज़ को दे। वो इंसान कितना हेल्थ कॉन्शियस है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप को कितना वैल्यू करता है ये भी ज़रूरी है। और जिनकी शादी हो गई है तो वो देखें कि भाई झगड़े क्यों हो रहे हैं। ज़्यादातर झगड़े इसीलिए होते होंगे कि हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए ये करे, लेकिन अगर ये बंद करके हम ये सोचना शुरू करें, जब हम अपने आप को उनकी जगह पे रखें और वो क्या चीज़ें उनको अच्छी लगती है, कहाँ-कहाँ, तो खुद की कमियों को पहले ढूंढे, उसको बेहतर करने की कोशिश करिए और सामने वाले की खूबियों को देखकर उसे अप्रिशिएट करेंगे तो उनकी कमियां अपने आप कम होने लगेगी और आपकी खूबियां बढ़ेंगी, तो आपके बीच का जो डिफरेंस है वो दूर होता जाएगा और एक परफेक्ट मैचिंग हो जाएगा। मतलब लेस एक्सपेक्टेशन एंड ट्राइंग टू इम्प्रूव सेल्फ, और दूसरे को मतलब सुधारने की जगह उनकी खूबियों को देखकर उनको अप्रिशिएट करते रहे, तो रिश्तों में मधुरता और मजबूती दोनों आ जाएंगे। ऑसम, ऑसम, ऑसम। थैंक यू सो मच, बहुत ही मजा आया। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम जब आप किसी कैमरा के सामने आए और मैंने आपका इंटरव्यू लिया है। ये पॉडकास्ट का हमारा पर्पस ही ये है कि हम लोग फेमस लोग को सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट मैं ऐसे लोगों को लाना चाहता हूँ कि जिनको मैं जानता हूँ और जिनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। सो व्हाट बेटर वे टू रीच आउट दैट मैसेज टू एवरीवन देन ब्रिंगिंग आवर पेरेंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द सो मच ऑन लव एंड लाइफ। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि छाया इतना अच्छा बोल पाएगी। मतलब ये क्वालिटी है ना, आई वॉज वेरी स्केप्टिकल, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने जवाब रखे मुझे बड़ी खुशी है। यस, ऑसम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग पॉडकास्ट। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे पेरेंट्स इतना सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और स्पेशली मेरे मदर जो फर्स्ट टाइम आए हैं ऐसे कोई शो में, फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया है। आई एम श्योर आपने बहुत कुछ इस पॉडकास्ट में से सीखा होगा। आई वुड लव टू नो फ्रॉम यू गाइज कि आपने इस पॉडकास्ट में से क्या लर्निंग लिया है। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड मेक श्योर कि इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपको लगता है कि इस वीडियो से उनको बेनिफिट हो सकता है। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कीजिए, बिकॉज ऐसा यूनिक कंटेंट हम आपकी तरफ लेकर आ रहेंगे। Make sure to subscribe to our YouTube channel, and we are also available on Spotify and Apple Podcast. See you in the next episode.